प्रश्न संख्या 28 जो पूछी गई थी, वैद्युत प्रतिरोधक से क्या अभिप्राय है। किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। पहले तो हमने क्या करना है, 4 नंबर का है, 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई और बाकी 3 नंबर का क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। हम पहले जानेंगे कि वैद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 में एक तो आपने परिभाषा दे दी वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, और जो उसमें न्यूमेरिकल है वो आप सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है, दो तारे हैं। किसी पदार्थ की L लंबाई, एक की लंबाई कितनी L है, दूसरी और मोटाई कितनी A, और उसका प्रतिरोध कितना है 4 ओम। तो इसी पदार्थ की किसी अन्य तार, दूसरा तार है उसी के समान है, उसकी लंबाई कितनी हो गई L/2 तथा मोटाई होगी 2A। दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन में हम देखेंगे तार क्या दे रखा है हमको, तार की लंबाई बराबर L, तार की मोटाई बराबर A और तार का प्रतिरोध बराबर 4 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का लंबाई, मोटाई और प्रतिरोध के साथ क्या संबंध है, तो आपका ये संबंध है R बराबर रो L अपॉन A। रो को डिनोट करते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता के संबंध में, R प्रतिरोध हो गया, L लेंथ हो गई, A क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, इसमें हमें किसकी वैल्यू पता है, पहली कंडीशन में R की वैल्यू पता है कितनी है, 4 ओम। ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसको एज इट रहने देते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, तार की लंबाई क्या दी है L/2 तथा मोटाई कितनी दी है 2A। हमने ज्ञात क्या करना है, तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, वैद्युत प्रतिरोधकता का फॉर्मूला R = रो L अपॉन A। R1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक R यहाँ ऑलरेडी है, ये दूसरा प्रतिरोध है। तो R रो L अपॉन A। तो जब हम यहाँ L की वैल्यू रखेंगे, लंबाई की, यहाँ तार की लंबाई कितनी थी L/2 और एरिया कितना था यहाँ 2A, मोटाई इसकी 2A थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 नीचे आ जाएगा, तो रो L अपॉन 2 इंटू 2A। जब इनका आपस में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो रो L अपॉन 4A हो जाएगा। तो आपको पता है आज जब हम 1/4 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, रो L अपॉन A। तो ये रो L अपॉन A किसकी वैल्यू है, यहाँ देखिए आप, रो L अपॉन A बराबर कितना है 4 ओम। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 4। तो हमारे पास क्या है, 1/4 गुणा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कहाँ से आया, हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि रो L अपॉन A बराबर 4 ओम। तो 4 R1 बराबर क्या हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कितने बार कटा, एक बार। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1 ओम। जो दूसरा तार है इसी पदार्थ का जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2 है, तो उसका प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 1 ओम। प्रश्न संख्या 28 में बच्चों दो प्रश्न थे, दो में से कोई एक प्रश्न करना था। एक हम सॉल्व कर चुके हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता वाला, और उसके साथ न्यूमेरिकल था। दूसरा प्रतिरोध के संयोजन से संबंधित प्रश्न है। चलो देखते हैं क्या पूछा गया है। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो। आवश्यक गणना करते हुए आरेख सहित दर्शाइए। इसमें बच्चों 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, ठीक है, और उन 3 प्रतिरोधों को हमने किस प्रकार जोड़ना है कि एक बार आंसर आएगा 4 ओम और दूसरी बार क्या वैल्यू आई 1 ओम। ठीक है, और साथ में क्या खींचना है, इसका डायग्राम बनाना है, आरेख खींचना है। तो हम जैसे कि पहले बताया चुका हूं मैं, हम पहले जो वैल्यू प्रश्न में दे रखी है वो लिख लेते हैं। क्या वैल्यू दे रखी है, तीनों प्रतिरोधों के मान हम लिख देते हैं। R1 बराबर क्या हो गया 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। तो पहली कंडीशन हम जो 4 ओम निकालेंगे उसके लिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 ओम व 6 ओम पार्श्व क्रम में संयोजित होंगे। मैंने यहाँ पे आरेख बना दिया है, ये देखो, ये क्या कौन से क्रम में है, ये 3 ओम और 6 ओम पार्श्व क्रम में है। तो पार्श्व क्रम के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे हमारे कितने प्रतिरोध है, 2, और कौन से नंबर के हैं, 2 नंबर और 3 नंबर का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/R = 1/R2 + 1/R3। 1/R2 कितना था
3 प्लस 1/r3 है 6। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 6, 3 दूनी 6 प्लस 1, 3/6। ठीक है, ये क्या आ गई इसकी वैल्यू। 1/r का कितना आ गया 3/6। तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा, r बराबर हमारा होगा 6/3 बराबर 2 ओम क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया पार्श्व क्रम में। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा अभी R1 बचा हुआ है। ठीक है, तो पार्श्व क्रम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम से संयोजित करेंगे। जो पार्श्व क्रम का हमारा प्रतिरोध कितना निकला 2 ओम, उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, जो श्रेणी क्रम का बचा हुआ है R1। तो R कितना निकला हमारा 2 प्लस जो श्रेणी क्रम में था वो R1 कितना था 2। तो ये कितना हो गया हमारा 4 ओम। ये आंसर हमारा क्या आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, पहली कंडीशन, इसमें आरेख आपका ये बनेगा। दूसरी कंडीशन में क्या है, हमने 1 ओम निकालना है। तो 1 ओम हम कैसे निकालेंगे, तीनों प्रतिरोध को हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए R1, R2, R3, ये तीनों को हमने कैसे जोड़ दिया पार्श्व क्रम में। पहले में क्या था, 2 पार्श्व क्रम में थे और 1 श्रेणी क्रम में था। दूसरे वाले में तीनों क्या है पार्श्व क्रम में। फॉर्मूला वही 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि कितने प्रतिरोध है 3। तो हम इनकी वैल्यू रख लेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6, 2 3 6 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 6/6। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 6। आंसर कितना आ गया हमारा 1 ओम, ये हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से हम प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 का जो का है वो पूछा गया है, लेंस की क्षमता का सूत्र तथा एसआई मात्रक लिखिए। 1 नंबर का है, इसका मतलब 1 नंबर का फॉर्मूला और 1 नंबर का क्या है मात्रक। तो हमें पता है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P = 1/f। f क्या होती है आपकी फोकस दूरी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। जो 29 का खा है, प्रश्न पूछा गया है, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। आप देखते होंगे हर जगह जो वार्निंग वाला जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। वेवलेंथ अधिक होने के कारण क्या होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकाश उसकी वेवलेंथ अधिक होती है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब प्रकाश फैलता नहीं है, जिस कारण से ये अधिक दूरी से दिखाई देता है। इसीलिए खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 के गांव में पूछा गया था, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। डायग्राम बनाने थे 2। ठीक है, 2 नंबर का है, हर डायग्राम क्या है 1 नंबर का। पहले में क्या था, जो किरण आरेख बनाना था, वस्तु यदि दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में हो। हमें पता है जब हम किसी वस्तु को, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे आभासी बनता है। ठीक है, इसमें हम 2 किरण आरेख का यूज करते हैं। एक किरण आरेख कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से सीधा जाती है दर्पण पे, अवतल दर्पण पे, और टकरा के वो वापस जिस दिशा से जाती है उसी दिशा में वापस आती है। दूसरी, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण टकराती है तो मुख्य अक्ष से होते हुए वो वापस आती है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे से। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, और पर्दे के पीछे बनता है, ये मतलब दर्पण के पीछे बनता है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। यहाँ वस्तु कहाँ रखी थी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। अब वस्तु कहाँ रखी है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ पे भी हमने 2 किरण आरेख का यूज किया है। हमें पता है जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाते हुए अवतल दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से होते हुए अवतल दर्पण में टकराती है तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस आती है। तो ये 2 किरणें टकरा के कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, इसका किरण आरेख बन जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का पूछा गया है, बड़े बांध बनाने के क्या लाभ है समझाइए।
2 नंबर का प्रश्न है तो आपने 2 पॉइंट लिखने हैं। वैसे तो बहुत सारे बिंदु बन सकते हैं, तो आप 2 पॉइंट लिखेंगे तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो आंसर इसका सबसे पहला क्या लाभ है, बिजली पैदा करने में। डैम का क्या लाभ होता है, बिजली पैदा करने में इसका यूज है। दूसरा, पीने का पानी उपलब्ध कराने में। तीसरा क्या हो सकता है, सिंचाई की व्यवस्था करने में। और भी बहुत सारे यूज इसके हो सकते हैं। 30 का खा है, पर्यावरण बचाने के लिए किन्हीं 4 प्रकार के आर का नामोल्लेख कीजिए। जो 4 आर हैं वो कौन से हैं, उनका नाम लिखना है। 2 नंबर का है, इसका मतलब प्रत्येक कितने नंबर का है, आधा नंबर का। तो एक आर का मतलब होता है रियूज, दोबारा उपयोग करना। दूसरे आर का मतलब रिफ्यूज, यूज करने से मना करना। तीसरे आर का मतलब होता है रिड्यूस, बहुत कम उपयोग करना। और नंबर 4 आर का मतलब होता है रिसाइकल। प्रश्न संख्या 30 में बच्चों 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 में से कोई एक करना था। एक हम हल कर चुके हैं, दूसरा आप कर रहे हैं। इसमें 2 सब क्वेश्चन है। पहला पूछा गया था, हमें अपने संसाधनों के सावधानी पूर्वक उपयोग की क्यों आवश्यकता है। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग हमें कैसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो 2 नंबर का था ये। तो इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं हमने। नंबर 1, क्योंकि नई पीढ़ी भविष्य में इसका उपयोग कर सकें। अगर हम अभी इसका सारा उपयोग कर लेंगे तो आने वाले भविष्य क्या है, जो नई पीढ़ी आएगी वो उसका यूज नहीं कर पाएगी। नंबर 2, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से पारिस्थितिकी संतुलन हो सकता है। अगर हम अनावश्यक संसाधनों का दोहन करेंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या हो सकता है, असंतुलित हो सकता है। दूसरा प्रश्न था, गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो गंगा सफाई योजना क्या है बच्चों, गंगा नदी और इसके जल को दूषित होने से बचाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। जैसे नाम से स्पष्ट है, गंगा सफाई योजना मतलब गंगा के जल की सफाई। ठीक है, यह कब आरंभ हुई, तो यह आपकी 1985 में आरंभ की गई। तो इस प्रकार से जो हम परिषदीय परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, जो सीरीज हमने चलाई है वो पूरी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये काफी मददगार साबित होगी और आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करेंगे। और इसके बाद जो आने वाली जो सीरीज होगी हमारी, इससे पहले की 2020 में जो परिषदीय परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र हम हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में अच्छी मदद हो सके।